नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि सभी को पता है, हम जो है हिंदी नेट सेट अध्ययन में सिर्फ पेपर नेट जेआरएफ का जो पेपर है, पेपर 2 हिंदी साहित्य यही पढ़ाते हैं। लेकिन अभी हमने पेपर 1 यहाँ भी प्रारंभ किया है और पेपर 1 में हमने कल शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत है, वह सामान्य सिद्धांत हमने कल विस्तार से देखा था। वहाँ तक सामान्य विस्तार तक हमने पूरा देखा है और आज जो है शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है, यह हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य से अध्ययन करने के लिए और पेपर 1 का अध्ययन करने के लिए पूरा यहाँ जो है निःशुल्क है। आप आपके हिसाब से आपके समय अनुसार कभी भी आप क्लास देख सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारा सबसे बड़ा मूल्य है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। शिक्षण का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, यह हम देखेंगे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में, निम्न भागों में विभाजित किया गया है। वह देखते हैं हम। सबसे प्रथम क्या है, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र का एक अलग मनोवैज्ञानिक तत्व होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवाकर प्रेरित किया जा सकता है। यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर क्या बताया जाता है कि हर एक छात्र की रुचि, उसके स्वभाव एक विभिन्न होता है, अलग होता है। उसी प्रकार उसका एक मनोवैज्ञानिक भी अलग अलग विभिन्न होता है। उस मनोवैज्ञानिक को शिक्षक को समझना चाहिए और समझकर उसको प्रेरित कर उसके मनोवैज्ञानिक के तत्वों को जानकर शिक्षक को फिर उसको प्रेरणा देकर फिर आगे की पहल की जा सकती है। अगला क्या है, मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान मिटाता है, एक रास्ता को तोड़ता है। यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यानी मनोरंजन का सिद्धांत क्या कहता है, यानी समझो एक 50 मिनट का यदि क्लास है, 50 मिनट के क्लास में हम लगातार 30 मिनट पढ़ाते हैं और 30 मिनट हो जाने के बाद बच्चे थोड़े बोरिंग हो जाते हैं और थोड़े उदास लगते हैं। तो एक बीच बीच में एक मनोरंजन के लिए एक हंसी मजाक, चुटकुले या उस टॉपिक से संबंधित थोड़ी सी हंसी मजाक या चुटकुले करना आवश्यक होता है। क्योंकि कैसा है, जो क्लास का जो वातावरण होता है वह वातावरण बना रहता है, क्योंकि एक फिर से छात्रों में एक नयापन आता है, नई ऊर्जा संचालित होती है और वह सीखने के लिए और भी उत्साहित होते हैं। अगला है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत में यह सिद्धांत विशेष रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में सत्य है। यानी पुनरावृत्ति का सिद्धांत किन बच्चों के लिए सही माना जाता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। आगे क्या है, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। यानी रचनात्मकता यानी कुछ नयापन करने का, और जो आत्म अभिव्यक्ति है, उसके अंदर की जो क्षमता है उसको प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। यह सिद्धांत विशेष रूप से गणित और भाषाओं को सिखाने के विशेष में लागू होता है। यानी गणित और भाषा का शिक्षण देने के लिए, गणित और भाषा जैसे विषय को पढ़ाने के लिए कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो रचनात्मकता का और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन करने वाला सिद्धांत गणित और भाषा विषयों के लिए लागू होता है। अगला क्या है, सहानुभूति और संयोग का सिद्धांत। यह सिद्धांत छात्रों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। यानी छात्रों को प्रेरित करने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए और जो पढ़ाई के लिए उत्सुकता, एक ऊर्जा निर्माण करने के लिए सहानुभूति और संयोग का सिद्धांत काम आता है। अगला क्या है, प्रबलन का सिद्धांत। छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उसके बाद का है इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। यानी जो भी उसके कार्य है, उस कार्य को करने से पूर्व उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। अगला है शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग, स्थायी अधिगम। यानी इंद्रियों के प्रशिक्षण में ही यह है कि शिक्षण में यानी इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत है, उसमें मल्टीमीडिया का उपयोग करके उसको फिर ये किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है।
अगला है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण यानी यह जो उपचारात्मक शिक्षण का जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत शिक्षक द्वारा लागू किया जाता है। शिक्षक द्वारा वह अपनाया जाता है कि वह किस प्रकार पढ़े और किस प्रकार बच्चों को वह समझाए। अगला है देखो शिक्षण अधिपक्षता। अभी एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है टाइप करने में, मैं अब भी देखता हूँ। शिक्षण अधिक्षमता, शिक्षण आदि क्षमता, यह शिक्षण आदि क्षमता हो गया है, शिक्षण आदि क्षमता है इसका। त्रुटियों की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान का सुझाव देते हुए ये इसका है उपचारात्मक का। उपचारात्मक का क्या है, जो उपचारात्मक यानी जो उपचारात्मक शिक्षण का जो सिद्धांत है, उसमें त्रुटियों की पहचान करके उस समस्या का समाधान करने की ओर शिक्षक जो है ध्यान देता है। यहाँ से अधिगम, यह नया एक पॉइंट बनता है हमारा। अधिगम क्या है, तो अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है, यानी अधिगम को सरल भाषा में सीखना कहा जाता है और सीखना को ही अधिगम कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है, यानी शिक्षण का कौन सा कार्य है, यानी सीखने के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना, यानी अधिगम यानी सीखना, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान प्राप्त करना ही अधिगम कहा जाता है। और शिक्षण का जो मुख्य कार्य है वह अधिगम के क्षेत्र में या सीखने के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, यानी एक शिक्षण और अधिगम यह क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है एवं इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक है, यानी अधिगम के और शिक्षण के जो उद्देश्य है एक दूसरे के पूरक है। ये आपस में इतने परस्पर व्यापक है कि हम शिक्षण तथा सौर खने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप से शिक्षण अधिगम से जानने लगे हैं, यानी शिक्षण और अधिगम यह एक दूसरे से पूरक है, वह एक दूसरे में मिले जुले हैं, इसलिए शिक्षण अधिगम के रूप में हम जानते हैं। जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण को भी प्रभावशाली माना जाएगा, यानी तब सीखना है, जो सीखने की प्रवृत्ति है वह जब प्रभावशाली होगी तभी शिक्षण भी प्रभावशाली हो जाएगा। यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कार्य है तथा अधिगम उसकी एक उपलब्धि, यानी शिक्षण एक कार्य है और उस शिक्षण को प्राप्त करने को ही अधिगम कहा जाता है, यानी उपलब्धि कहा जाता है। इस प्रक्रिया को अच्छी प्रकार समझने से शिक्षण कौशल में भी सहायता मिलती है। अधिगम को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है। हम अपनी पूरी आयु नई चीज़ें सीखने में ही बिता देते हैं, यानी अधिगम को परिभाषित करना या विश्लेषित करना, उसको समझना एक सरल है, आसान है, यानी पूरी जो उम्र है, सारी जो उम्र आयु यानी उम्र जो है वह हर एक इंसान कुछ नया सीखने में ही बिता देता है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिगम क्या है, अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल्य, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को अधिग्रहण करता है, यानी कहा जाए तो अधिगम के माध्यम से हर एक इंसान है, छात्र है, मनुष्य है, वह क्या है, नए कौशल्य सीखता है, ज्ञान सीखता है, दृष्टिकोण और मूल्यों को वह अधिग्रहण करता है, यानी सीखता है, अर्जित करता है, खुद के अंदर मस्तिष्क में डाल लेता है। अधिगम से कार्य की निष्पादन क्षमता बढ़ती है, यानी अधिगम से क्या होता है, अधिगम से कार्य करने की जो क्षमता है वह क्षमता बढ़ती है। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है
जिससे एक जीव नई चीज़ें सीखता है। यानी अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया है और उससे हर एक जीव जो है नई चीज़ें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। यानी वह सीखने के बाद फिर उसके वर्तन में, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, यानी जो जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार परिवर्तन आता है। अभी यहाँ पर अधिगम परिभाषा एवं विशेषताएं, यानी यहाँ पर अधिगम की परिभाषाएं क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, यह देखते हैं। अभी यहाँ पर पहले जो विद्वान है उसका नाम है स्मिथ। स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। स्मिथ के अनुसार अधिगम क्या है? शिक्षण क्रियाओं का, यानी शिक्षण क्रियाओं का अधिगम एक ऐसा समूह है जो अधिगम उत्पन्न करने, यानी सीखने की प्रक्रिया जो है वह उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। फिर अधिगम की विशेषताएं क्या है, यह हम देखते हैं। अधिगम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। यानी अधिगम की पहली विशेषता क्या है? छात्रों के अधिगम का उद्देश्य होता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी छात्रों के व्यवहार में, वर्तन में बदल लाना, यह और फिर उसके व्यवहार के पक्षों को प्रभावित करना, यह अधिगम का पहली विशेषता है। दूसरी है, अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना तथा अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना। यानी दूसरी विशेषता क्या है अधिगम की? ज्ञान प्राप्त करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना, फिर उसको स्मरण करना और वह अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना, यानी उस अनुभव के आधार पर एक नई पहल करना। तीसरी विशेषता है अधिगम प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करता है। यानी अधिगम क्या है? शिक्षण और शिक्षण के बीच की जो प्रक्रिया है उस बीच एक नवीन संबंध स्थापित करता है। चौथी विशेषता है अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। यानी कोई हमारा लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य निश्चित है, तभी हम उसकी प्रक्रिया जानते हैं और वह प्रक्रिया जानने के लिए एक हमें आसानी जाती है। इसलिए अधिगम क्या है? अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम वातावरण जनित होता है। अधिगम क्या है? एक वातावरण के अनुकूल होता है, यानी जिस स्थान का वातावरण कैसा है उसी प्रकार अधिगम भी होता है, यानी सीखने की प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास भी करना माना जाता है। यानी अधिगम का अर्थ क्या है? समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया, यानी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया का विकास भी माना जाता है अधिगम। अगली ही विशेषता है अधिगम की। अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति है, यह जीवंत पर्यंत चलती रहती है। यानी अधिगम क्या है? क्रियाशील और सृजनात्मक पद्धति है और वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम ज्ञान बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है। अधिगम किसके द्वारा संभव है? अधिगम को लागू करना ज्ञान बोध और संकल्प शक्ति के द्वारा ही अधिगम संभव बनाया जाता है। अगली विशेषता है अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। यानी अधिगम की इच्छा कब होती है? अधिगम की इच्छा जो है वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। अगली है अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम जो है वह सार्वभौमिक होता है, वह वैयक्तिक नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। अधिगम प्रक्रिया में अनेक जो मानसिक जो प्रक्रिया है वह क्रियाएं जो है वह समावेशित होती है। उसमें क्या है? निर्देशन, व्याख्या, चमन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना प्रक्रियाएं अधिगम को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? उसमें निर्देशन है, व्याख्या, चमन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना, यह प्रक्रियाएं जो है इस प्रक्रिया से ही यह प्रक्रिया अपनाने से अधिगम जो है प्रभावशाली बनता है। अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है, इसलिए इसका सृजन कुछ प्रमुख धारणाओं के इर्द गिर्द होना चाहिए। कुछ विद्वान इसे प्रक्रिया मानते हैं, परिणाम नहीं। यानी अधिगम एक प्रक्रिया है और कुछ विद्वान इसको परिणाम नहीं मानते हैं, प्रक्रिया मानते हैं।
रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के उद्देश्य संदर्भगत होते हैं। यानी रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम के जो उद्देश्य है वह उद्देश्य संदर्भगत होते हैं। शिक्षार्थी स्वयं अपना अर्थ निकालते हैं। यह कभी भी 100% निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वह वैसा ही सीखेंगे जैसा कि एक शिक्षक चाहता है। यानी जिस प्रकार शिक्षक चाहता है उसी प्रकार छात्र जो है बनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। पर एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा सकता है कि शिक्षार्थियों द्वारा उस दिशा में प्रयास किया जा सके। यानी फिर जिस प्रकार चाहे उस प्रकार छात्र नहीं बनेंगे, छात्र नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जिस दिशा में चाहे उस दिशा में जाने का प्रयास तो शिक्षक द्वारा किया जा सकता है, छात्रों द्वारा भी। अधिगम के उद्देश्यों का सार पाठ्यचर्याओं में भी समावेशित होता है। अभी यहाँ पर शिक्षार्थियों का जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण हम देखेंगे। वैसे तो हम में से हर कोई जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, फिर भी हम किसी न किसी रूप में नव शिक्षार्थी बने रहते हैं। यानी जीवन पर्यंत, जीवन के आखिरी सांस तक इंसान जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता रहता है और हर एक क्षेत्र में हम जो है नव शिक्षार्थी यानी नए छात्र बने रहते हैं। अतीत में यानी इसके आधार पर नेट परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। शिक्षार्थियों को विभिन्न आधारों पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। फिर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण में छात्रों को 4 श्रेणियों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। इसमें क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। पहला क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण, शिक्षार्थियों का वर्गीकरण। छात्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 भागों में, 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली अवस्था है ब्रह्मचर्या, दूसरी अवस्था है गृहस्थ, और तीसरी है वानप्रस्थ, और चौथी है संन्यास। इसी जीवन के प्रथम 25 वर्ष अर्थात ब्रह्मचर्या में व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि के विकास में लगता है। यानी शरीर, मन और बुद्धि के विकास में इंसान कौन सी अवस्था में रहता है, तो वह रहता है गृहस्थ ब्रह्मचर्या में। यानी छात्र जो है वह आश्रम में जाकर रहता है, वहीं पर शिक्षा अर्जित करता है। शिक्षार्थी निर्देशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायता करते हैं, जो प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के लिए प्रासंगिक है। सामाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से सम्मिलित किया जाता है। अभी फिर सामाजिक कारकों को भी वह यानी ब्रह्मचर्या में जो है 25 वर्ष उम्र के वह आश्रम में बिताता है, फिर वह आश्रम की शिक्षा प्राप्त करके फिर लौट आता है गृहस्थ परिवार के पास, और फिर वह उसकी शादी ब्याह हो जाता है। और फिर 25 वर्ष का जब उसने सांसारिक जीवन जिया और फिर वो 25 वर्ष सांसारिक जीवन गृहस्थ जीवन जीने के बाद फिर वह वानप्रस्थ यानी फिर वह वन में चला जाता है 25 वर्ष, और फिर 25 वर्ष के बाद वन में वह जाने के बाद फिर वह संन्यास ग्रहण करता है। और इस प्रकार 100 यानी 25 वर्ष यानी 100 वर्षों का जीवन माना जाता है। सामाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित सम्मिलित किया जाता है। यानी सामाजिक जो कारक है उसको भी निम्नलिखित रूप में देखा जाता है। अवस्था और परिपक्वता के स्तर, विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा, व्यावसायिक अपेक्षाएं या आकांक्षाएं, विशेष प्रक्रिया, यांत्रिक निपुणता, विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। वयस्क युवा शिक्षार्थियों में यानी जो वयस्क छात्र है उन शिक्षार्थियों के में अंतर क्या है। वयस्क यानी जो वयवर्ध यानी जो ज़्यादा उम्र वाले जो शिक्षार्थी छात्र होते हैं उनमें अंतर क्या है। समस्या केंद्रित, परिणाम उन्मुख, आत्मनिर्देशित, नई जानकारी के बारे में संवेदनवादी होना है। यानी जो ज़्यादा उम्र वाले जो शिक्षार्थी वह समस्या को केंद्र में रखकर यानी समस्या केंद्रित रहते हैं, वो परिणाम उन्मुख रहते हैं। जो भी परिणाम होता है उस परिणाम को वह देखने के लिए रहते हैं। वह आत्मनिर्देशित होते हैं, नई जानकारी के बारे में संवेदनावादी होते हैं। यह कौन से जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं या ज़्यादा उम्र वाले नई जानकारी के बारे में संवेदनावादी
होना, विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण। अभी नीचे छात्रों का विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण क्या है यह भी देखते हैं। विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण में पहला है स्वयं सीखने के लिए उत्साही होना। अभी यहाँ पर जो है युवा शिक्षार्थी, यानी युवा यानी क्या, जो समझो 10वीं के, 12वीं के, 8वीं या एक कहा जाए तो एक माध्यमिक जो शिक्षा लेते हैं वह, उसको युवा शिक्षार्थी कहा जाता है। युवा शिक्षार्थी भी एक विषय केंद्रित रहते हैं, भविष्य के लिए वो उन्मुक्त रहते हैं, दिशा निर्देश के लिए वयस्कों पर निर्भर करते हैं, यानी दिशा निर्देश पाने के लिए वह उनसे बड़े उम्र वाले मित्रों पर वह निर्भरित रहते हैं, नई जानकारी को सहजता से स्वीकार करते हैं और स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, अन्य लोगों पर निर्भर भी रहते हैं। कौन? यह जो युवा शिक्षार्थी। और यहाँ पर जो है अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण। अभी अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण छात्रों का किस प्रकार है यह देखते हैं। अधिगम शैली के आधार पर शिक्षार्थी जानकारी को प्राप्त एवं संबंधित करना सीखते हैं। अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण में क्या है, शिक्षार्थी यानी छात्र जो है वह जानकारी को प्राप्त एवं संसाधित करना सीखते हैं। कालिक एक शिक्षार्थियों के रूप में अनुरूप प्रभावी अधिगम शैली। अभी यहाँ पर 9 शिक्षार्थियों के प्रकार और प्रभावी अधिगम शैली। 9 शिक्षार्थियों के प्रकार कौन से हैं और प्रभावी अधिगम शैली कौन सी है यह देखते हैं। दृश्य संबंधियों में चित्र प्रदर्शन दिखाया जाता है, आजकल तो वो प्रोजेक्टर वो दिखाया जाता है। फिर वहाँ श्रवण संबंधी में ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है, उसमें शब्द और ध्वनि यानी जो कोई ऑडियो क्लिप, कोई कविता जो है, कोई गीत जो है वह सुनकर फिर उसको सिखाया जाता है। सहज ज्ञान संबंधी में अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति। अगमनात्मक में तथ्यों से अवधारणा विकसित करना सिखाया जाता है। निगमनात्मक में अवधारणा से तथ्यों की ओर जाना। सक्रिय में भौतिक गतिविधियाँ, चिंतनशील में विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण। और आगे है क्रमिक में संबंधित चरणों की श्रृंखला, यानी क्रमिक यानी क्रमागत सिखाना और उसकी श्रृंखला पढ़ाना। वैश्विक स्तर पर समग्र दृष्टिकोण। श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। अभी यहाँ से श्रवण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किस प्रकार है। श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल्य है और श्रवण शैली 4 प्रकार की होती है। श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल्य भी है और श्रवण जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। श्रवण पहला जो है वह है सक्रिय श्रवण। यह श्रवण उद्देश्यपूर्ण होते हैं, यानी जो श्रवण जो है, कोई ध्वनि जो है हम कुछ उद्देश्य से सुनते हैं उसको सक्रिय श्रवण कहते हैं। अगला है चिंतनशील विचारक। यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी देना चाहते हैं। यह नई जानकारी को अतीत के अनुभव से संबंधित करने की चेष्टा करते हैं। किसमें? चिंतनशील विचारक में। अगला क्या है? सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं। इसमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश रहता है। रचनात्मक विचारक। नई जानकारी के साथ क्रीड़ा भाव। तर्क जानने का प्रयास। समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा। ये अल्पमार्गीय समाधान में भी विश्वास रखते हैं। व्यावहारिक विचारक। सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश करना। अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करना। वो तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक अपने नए कौशल्य अपने कार्य में उपयोग नहीं कर पाते। अभी यहाँ पर वैचारिक या विचारक इसमें उनके मन में पहले से ही एक विचार बना होता है। ये नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करते। वे सदैव मन में एक बड़ी तस्वीर लेकर चलते हैं। जो वैचारिक होते हैं वह इस प्रकार के विचारक ये जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं कैसे चलती है, न कि केवल इतना कि अंतिम परिणाम क्या बनता है। यानी ये अंतिम परिणाम को नहीं देखते हैं। जो वैचारिक विचारक है वह क्या है, जीवन में जो प्रक्रिया हो रही है वह कैसे चल रही है, किस प्रकार हो रही है, इस पर वह लक्ष्य देते हैं। वो कल्पित वस्तु जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग
नहीं को भी इससे संबंधित करके सोचते हैं। अभी यहाँ पर रचनावादी दृष्टिकोण यानी छात्रों का रचनावादी दृष्टिकोण किस प्रकार होता है। समानानुभूति श्रवण, यह सक्रिय श्रवण का ही एक रूप है। यानी सक्रिय श्रवण का ही एक रूप क्या है, समानुभूति श्रवण, यह सक्रिय श्रवण का ही एक रूप है जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंतर संबंधित अवयव है। यानी रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार भी शिक्षण अधिगम के 5 अवयव माने जाते हैं। ये एसई दृष्टिकोण भी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण। मूल्यांकन, जैसे मैं विश्लेषण करने के लिए बहुत समय लगता है और हमें जल्द आगे बढ़ना है, सभी पाठ्यक्रम देखना है, इस दृष्टिकोण से मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ और जहाँ पर विश्लेषण करना आवश्यक है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा। मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण, इसमें श्रोता वक्ता के संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण में क्या है, जो श्रोता है, वक्ता है, श्रोता वक्ता के संदेश की परिशुद्धता यानी उसके संदेश की शुद्धता जानकर फिर उसकी सार्थकता और उपयोगिता क्या है इसका मूल्यांकन करता है। अगला है सराहनात्मक श्रवण। सराहनात्मक श्रवण में इसमें मनोरंजक, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावात्मक रूप से उद्दीप्त करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पर संलग्न, इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए प्रेरित करना है। अन्वेषण, इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञता विकसित होना आदि आते हैं। अब यहाँ पर व्याख्या, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षार्थी में पारस्परिक विचार विमर्श, व्याख्या आदि आते हैं। यहाँ पर क्या है, विस्तार। विस्तार यानी प्राप्त ज्ञान को कहीं और भी लागू किया जा सकता है। मूल्यांकन, प्राप्त ज्ञान का उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन करना, यानी प्राप्त ज्ञान का उद्देश्य के अनुसार उपयोग करना, इसको ही मूल्यांकन कहा जाता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अभी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है यह हम देखते हैं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। इन सब के सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। यानी शिक्षक प्रभावी किस लिए बनता है, किसके आधार पर बनता है, जो कि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के जो भी सूत्र है उस सूत्रों को प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण सामग्री उल्लेखनीय है। यानी शिक्षक सामग्री और तकनीकी प्रगति से शिक्षण, इससे क्या होता है, इससे जो है शिक्षण जो है प्रभावशाली बनता है। शिक्षण एक कला और कौशल्य है। इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है जिनका नीचे संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। यानी जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है वह कारक नीचे देखते हैं। पहला कारक क्या है, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता। अभी सबसे मुख्य जो है वह शिक्षक की शैक्षिक योग्यता क्या है, इस पर भी शिक्षण जो है वह प्रभावशाली बनता है। जैसे कि किसी अध्यापक बनने के लिए उसको सबसे प्रथम नेट सेट एवं पीएचडी क्वालिफाई होना चाहिए, तो उसकी योग्यता वहाँ निर्धारित की गई है। सामान्य यह माना जाता है कि अत्याधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्न स्तर के कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है। जैसे कहा जाए तो
जैसे जूनियर कॉलेज को बीएड, एमएड यहाँ तक, और जो सीनियर अध्यापक होते हैं उसको सेट नेट, जैसे कि मैंने सेट क्वालिफाई किया ऐसा सेट नेट, और साथ ही पीएचडी जो उच्च कक्षाओं को, जो डिग्री के बच्चे होते हैं, एमए के बच्चे होते हैं उनके लिए, यानी जितना उच्च शिक्षा प्राप्त किया शिक्षक है वह उच्च वर्गों को ही, उच्च कक्षा को ही वहाँ पढ़ाया जाता है। जैसे जेबीटी, बीईडी, सीटीईटी और नेट इत्यादि। शिक्षण कौशल्य, प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल्य संग्रह का होना आवश्यक है। यानी प्रभावी शिक्षण बनाने के लिए शिक्षण के जो कौशल्य है वह कौशल्य अंतर्गत होने चाहिए, अवगत होने चाहिए। कुछ शिक्षण कौशल्य जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशल्यों के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। यानी जो शिक्षण के जो कौशल्य है वह कौशल्य कुछ में जन्मजात होते हैं, कुछ जो कौशल्य है वह कौशल्य उसको अवगत करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं। कहाँ जाए तो जैसे जो लिखने की जो कला है वह सीखनी पड़ती है, पढ़ाने की जो कला है वह सीखनी, समझाने की जो कला है, कौशल्य है वह सीखना पड़ता है, अवगत करना पड़ता है, किसी का देखकर या किसी से सुनकर। इसके बाद है शिक्षक का अनुभव। शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतम ढंग से नियंत्रित करता है। यानी शिक्षक का अनुभव यह भी शिक्षण को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, क्योंकि क्या है, शिक्षक जो है वह हमेशा एक छात्र बना रहता है, वह सीखता ही रहता है। और एक अच्छा शिक्षक सदैव, यानी एक अच्छा शिक्षक का क्या वैशिष्ट्य बताया है, विशेषता है, एक अच्छा शिक्षक अध्यापक जो है हर बार छात्रों को कुछ नई जानकारी साझा करता है, यानी कुछ नई जानकारी देने का काम करता है। अपने अनुभव से छात्रों के सवालों, यानी जो भी शिक्षक का पढ़ाने का जो अनुभव है, सर्विस का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर वह छात्रों को कक्षा में प्रबंधन श्रेष्ठतम ढंग से नियंत्रित करता है। फिर अगला क्या है, कक्षा का वातावरण। यानी कक्षा का वातावरण किस प्रकार होना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण शिक्षण को प्रभावित करने के लिए कारक है। एक शिक्षक को हो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतम बनाने के लिए कक्षा का वातावरण सुगम बनाने की पहल करनी चाहिए। यानी एक शिक्षक कक्षा का जो वातावरण है वह वातावरण सुगम बनाना, एक कक्षा की शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो है वह शिक्षक को सुगम बनाना चाहिए। अभी यहाँ पर आर्थिक कारक भी शिक्षण को प्रभावशाली करने के लिए वह भी महत्वपूर्ण है। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण के लिए क्या है, शिक्षण के लिए शिक्षक की जो है वह स्वतंत्र सोच आवश्यक है। यानी उसकी सोच पर यदि पाबंदियाँ लगाई जाए, नहीं तुम इतना ही पढ़ो, इतना ही पढ़ाओ, ऐसा ही पढ़ाओ, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कह सकते और शिक्षक केवल गया और वह जो भी मूल रचना है वह सिर्फ पढ़कर सुनाई, तो वह प्रभावशाली नहीं बन सकता, लेक्चर नहीं बन सकता प्रभावशाली। तो उसके लिए शिक्षक की सोच जो है वह स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र हो तो उस मूल रचना के आधार पर वह प्रासंगिक उदाहरण बताकर और भी रोचकता के साथ छात्रों के साथ वह साझा ज्ञान कर सकता है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक, यानी आर्थिक स्वतंत्रता होना अत्यंत आवश्यक। यानी उसको जो उसके अंतर्गत जो आर्थिक समस्या है तो उसके कारण वह भी, जैसे कहा जाए तो कॉलेज ने, स्कूल ने, महाविद्यालय में शिक्षकों का पेमेंट नहीं दिया हो तो वह उसके दिमाग में एक वह आर्थिक परेशानी बनी रहती है, इसलिए वह पढ़ाने में उनका मन नहीं लगता। यह प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेज में देखा जाता है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो उससे शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है। यानी शिक्षक के मन में आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या की ओर ही उसका ध्यान लगा रहता है, क्योंकि उसको परिवार को भी देखना पड़ता है, जीवन को भी देखना पड़ता है, और इसके लिए जो है उसके लिए आर्थिक प्रबलता होना आवश्यक है।
अगला है शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ। अभी शिक्षण संस्थान जो भी कॉलेज होते हैं, संस्थान होते हैं, उसकी जो प्रशासनिक नीतियाँ होती है, यह भी शिक्षण को प्रभावशाली करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सोच में स्वतंत्र चाहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी, चाहे वे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के हों, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए दोनों शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। यानी शिक्षक क्या है, शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियों में क्या है, शिक्षक क्या चाहता है? शिक्षक चाहता है कि कक्षा में अपने ढंग से पढ़ाए, अपने कौशल्य के अनुसार पढ़ाए। फिर भी उसके साथ प्रशासन क्या चाहता है, शिक्षण संस्थान क्या चाहता है, उसकी भी कुछ नीतियाँ, कुछ शिक्षण पद्धतियाँ होती है। उसमें क्या है, नीतियों में शिक्षण नीतियों में और शिक्षक में एक समन्वय होना चाहिए, तभी शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सकता है और शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगला है विषय वस्तु। जब कोई शिक्षक ऐसे विषयों को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है, तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु यानी क्या है? यदि समझो मैंने हिंदी में मैंने हिंदी में एमए किया है, सेट क्वालिफाई किया है, तभी मैं जो हूँ उस योग्यता के अनुसार छात्रों को एक हिंदी विषय में ठीक ढंग से पढ़ा सकता हूँ, ठीक ढंग से हिंदी विषय बच्चों को समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अन्य जो विषय, जिस विषय में मैंने जो मानक डिग्री है, वह डिग्री प्राप्त नहीं की है, उसका ज्ञान ही मुझे उसमें मैंने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है, वह विषय मैं बच्चों को ठीक ढंग से समझा नहीं पाऊंगा। जैसे कि कहा जाए तो मैं अध्यापन के दौर पर मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ, तो मैं हिंदी ही ठीक ढंग से बच्चों को समझा पाऊंगा। अन्य विषय जैसे हिस्ट्री, समाजशास्त्र, यह जो विषय है मैं ठीक ढंग से समझा नहीं पाऊंगा। जैसे कि पेपर फर्स्ट ही देखिए, मैं जितना हिंदी विषय समझा सकता हूँ उतना मैं यह पेपर फर्स्ट जो है वह मैं समझा नहीं पा सकता, क्योंकि इसमें मैंने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है। लेकिन यदि शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है, तो वह उसे शिक्षार्थियों को और अच्छे ढंग से समझा सकता है। अभी मैंने जो कहा वही, जिस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त की है उसी विषय पढ़ाए तो वह बच्चों को अच्छे ढंग से वह समझा सकता है। अगला है समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं। माता पिता की अपेक्षाएं चर हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती है। वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। यानी माता पिता की जो अपेक्षाएं होती है, माता पिता की अपेक्षाओं में मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, बड़ा अफसर बने, इसलिए वह माता पिता अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं और फिर उसके कारण शिक्षण जो है वह प्रभावित होता है। विश्व विशेष शिक्षण कौशल्य, यानी यहाँ पर शिक्षण कौशल्य क्या है यह हम देखते हैं। शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में निम्नलिखित है। शिक्षण कौशल्यों पर बल दिया गया है। लिखित शिक्षण उद्देश्य, अभी लिखित शिक्षण के उद्देश्य क्या है वह हम देखते हैं। यानी शिक्षण कौशल्यों पर बल दिया गया है। शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में, यानी जो भी शैक्षिक अनुसंधान है, शोध है, शैक्षिक अनुसंधान यानी शैक्षिक शोध है, शैक्षिक शोध की जो राष्ट्रीय परिषद है उसमें प्रशिक्षण किस प्रकार देते हैं और प्रशिक्षण की जो निम्नलिखित कड़ियाँ है वह कड़ियाँ हम निम्नलिखित देखते हैं। यानी शिक्षण कौशलों पर बल दिया है, उसमें क्या है, लिखित शिक्षण उद्देश्य, यानी जो भी शिक्षण के जो उद्देश्य है वह उद्देश्य लिखित होने चाहिए, मौखिक नहीं होने चाहिए। मौखिक हम बताएंगे कि शिक्षण के यह उद्देश्य है, तो वह उद्देश्य कुछ दिनों के बाद मस्तिष्क से डिलीट हो जाएंगे, लेकिन वह लिखित उद्देश्य रहते हैं तो आंखों के सामने हमेशा रहेंगे। शिक्षण की सामग्री का आयोजन करना, यानी जो शिक्षण की सामग्री है पढ़ाने की, उसको आयोजित करना, एक सही ढंग से उसका नियोजन करना चाहिए। पाठ का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना, यानी जो पाठ का जो परिचय है पाठ जारी करने से पूर्व वहाँ जारी करने में जो प्रस्तावना होती है, भूमिका होती है, वह एक सुचारू रूप से बतानी चाहिए। पाठ का परिचय देना, यानी पाठ पढ़ाने से पूर्व या कहानी कोई पढ़ाने से पूर्व उसका प्रारूप उसका परिचय देना चाहिए। कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की व्यवस्थित करना, यानी ये शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए
आवश्यक है कि कक्षा में पूछे जाने वाले छात्रों द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का व्यवस्थित उत्तर करना, उनके समस्याओं का निवारण करना, प्रश्नों का सही विवरण करना, यानी जो प्रश्न पूछे हैं उसका ठीक तरह से विवरण करके बताना, समझाना, प्रतिपुष्टि प्रबंधन, यानी जो भी सामने वाला पूछता है उसकी प्रतिपुष्टि करना चाहिए, फिर व्याख्या करना या समझाना। अगला है उदाहरण सहित व्याख्या करना, यानी जो कुछ व्याख्या जो है कुछ समझा रहे हैं तो उसका उदाहरण देना। जैसे कि कहा जाए तो नेट क्वालिफाई हो जाने के बाद हम क्या, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाने के बाद उदाहरण कहा जाए तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि पीएचडी के लिए एडमिशन करते हैं तो हमें अच्छी खासी फेलोशिप मिल सकती है, यह उदाहरण। जैसे कहा जाए तो पीएचडी जो है अन्य स्टेट यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करने से अच्छी खासा वातावरण मिलता है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, यानी जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है, जैसे कि बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, जो भी शिक्षण को सहायक भौतिक सामग्री होती है उस सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यानी कहा जाए तो बहुत से ऐसे हमारे शिक्षक मित्र हैं जो कक्षा में बोर्ड होता है, मार्कर होता है, लेकिन वो पढ़ाते समय कुछ लिखते ही नहीं है, तो वह क्या काम का। यानी बोर्ड है, मार्कर है तो लिखकर समझाना चाहिए। कार्य प्रेरक वस्तु या संदीपन में विभिन्नता लाना, यानी जो भी कार्य प्रेरक है वह कार्य प्रेरक वस्तु है उसमें विभिन्नता लाकर बताना। पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना, यानी पाठ्यक्रम किस गति से पढ़ाना चाहिए यह तय भी करना चाहिए। जैसे कहा जाए तो एक महीने में 2 कहानियाँ खत्म होनी चाहिए, इस ऐसे गति से चलना चाहिए ताकि बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। नहीं तो पढ़ाने के लिए शिक्षक जो है पढ़ाने के लिए वह ढेर सारा पढ़ा सकता है और फिर बच्चों को कुछ समझ ना आ जाए, इसका कुछ मतलब नहीं है। छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कक्षा में जो भी कार्य चलते हैं पढ़ाने के, जो भी शैक्षिक एक्टिविटी चलती है उस एक्टिविटी में छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी श्याम पट्ट या श्वेत पट्ट का उपयोग करना, यानी श्याम पट्ट यानी क्या है, समझो जैसे कि कोई नाटक है, लड़ाई नाटक है, तो वह नाटक यदि ठीक ढंग से समझना चाहिए तो उसको श्याम पट्ट प्रोजेक्ट पर दिखाने से वह एक ठीक ढंग से वह समझ सकता है पढ़ाने से बेहतर। इसके साथ भी और एक नाटक है जो मैं बीए में था तब हमारे शिक्षक ने पढ़ाया और फिर बाद में हमको प्रोजेक्ट पर दिखाया, उसका नाम था जिस लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, असगर वजाहत जी का नाटक। इस प्रकार के जो नाटक जटिल होते हैं वह समझ में नहीं आते, उसको यदि हम चलचित्र रूप में श्याम पट्ट पर देखते हैं तो तुरंत समझ में आनी चाहिए। यानी जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर श्याम पट्ट का उपयोग करना चाहिए या श्वेत पट्ट का उपयोग करना चाहिए। पाठ का समापन करना, यानी पाठ का समापन भी व्यवस्थित रूप से करना चाहिए शिक्षक को। सुपूर्त नियत कार्य, यानी जो भी कार्य है वह नियमितता के साथ करना चाहिए, नैतिकता के साथ। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, यानी छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्र जो पढ़ रहे हैं उसमें सच में प्रगति हो रही है क्या, सच में वह अवगति की ओर जा रहा है क्या, सच में वह कुछ नई चीज़ें सीख रहा है क्या, उसका मूल्यांकन करना, उसकी गणना करना। छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान करना और उपचारात्मक उपाय करना, यानी छात्रों को सीखते समय जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी कठिनाई आ रही है, उस समस्याओं को जानकर उस पर निदान करना, उपचार बताना। यानी यदि समझो किस बच्चे को जो है वह कोई बच्चों को गणित के जो है वह कुछ फार्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको एक ठीक तरह से एक आसान तरीके से वह फार्मूले समझाने के लिए उसकी सहायता करना और फिर आगे चलकर उसको एक ठीक तरह से समझाना। फिर कक्षा का प्रबंधन करना, यानी कक्षा का प्रबंधन करने में क्या आता है, तो हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ डाइक्स पर जाकर सामने और पीछे छात्र बोल रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, तो यह कक्षा का प्रबंधन नहीं होता है। यानी सभी का जो है कक्षा का वातावरण प्रबंधन करना आना चाहिए एक अध्यापक को। तो आज की वीडियो में यहाँ तक कि हमने जो टाइप किया था तो वह हमारा ख़त्म हो चुका है, तो वह बाकी का जो है वह हम कल की वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही जो पेपर फर्स्ट और पेपर 2 हिंदी साहित्य इसका लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।